हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र सनत वर्मा आपका आपके अपने चैनल पढ़ाकू योद्धा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण के जो प्रदूषण वाले क्वेश्चन सीरीज को लेकर चल रहे थे उसको आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। और पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे हमने लगभग 100 प्रश्न कलेक्ट किए हैं और ये पेपर्स में लगातार रिपीट होते हैं दोस्तों, पर्यावरण के जो प्रश्न हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो पिछले प्रश्न हम लोगों ने किए हैं वे भी उनमें देखिए क्या हुआ था कि उनमें सन तो नहीं छपा था ना कि अभी का 2015 का 2016 का 17 का। वो इस कारण से है दोस्तों क्योंकि ये बुक थोड़ा सा 2015 का एडिशन है, तो इसमें अभी नया वाला छपा नहीं है। और बहुत सारे पेपर्स में आए हुए हैं, लेकिन एक दो पेपर का ही जो सन है वो छपा हुआ है कि इसमें आए हुए हैं करके। और ये सभी प्रश्न पीसीएस, पीएससी, यूपीएससी, सीजीपीएससी है ना, और कुछ प्रश्न तो रेलवे में भी आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे चलकर पर्यावरण का क्रेज बढ़ने ही वाला है, आपको पता ही है। तो इसलिए हम लोग कम से कम 100 प्रश्न तो आपको मतलब पर्यावरण प्रदूषण से तैयार रखने ही चाहिए। और ये प्रश्न लगातार 20 वर्षों में इन्हीं से रिपीट हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सा भाषा को चेंज करके इन्हीं प्रश्नों को बार बार दिया गया है। ठीक है, तो आज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 20 वर्षों के लगभग हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए हैं और सिर्फ 100 क्वेश्चन निकाले हैं हम लोगों ने पर्यावरण प्रदूषण से, तो बहुत ही बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और चलिए दोस्तों, हम लोग आज का अपना प्रश्न शुरू करते हैं। 81 प्रश्न तक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था और बीच में हम लोगों ने एक प्रश्न छोड़ दिया था, इसलिए 81 तक पहुंच गए थे। आज हम लोग लगभग 103 प्रश्न तक सॉल्व करेंगे और इस प्रकार से आपका 20 से ज़्यादा प्रश्न होंगे। आज ख़त्म करना है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्न ले रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं दोस्तों, हम लोग आज का जो अपना प्रश्न है शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो है यूपी पीएससी में आए हुए हैं मेंस में 2009 में। और वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही गजब का प्रश्न है ये। और सारे प्राकृतिक चीज है ना, प्राकृतिक जो संकेतक हैं उनको दिया हुआ है। और हरी शैवाल है तथा जलीय लिवरवर्ट्स, फर्न तथा साइकस, लाइकेन तथा मॉस, नीम तथा आम। और आपको पता ही है कि लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का बहुत जबरदस्त संकेतक है, लेकिन उसके साथ में मॉस भी दिया हुआ है। तो क्या यही आंसर होगा हमारा? तो चाहे तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि इसी ही होगा, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब नहीं पता होता है तो इंसान संशय में रहता है। ठीक है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि मॉस भी, ठीक है, मॉस भी वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक है। और ये दोनों प्राकृतिक संकेतक हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो 82 का जो है सी सही है। ठीक है, 82 का सी। और अपन चलते हैं 83 में। और स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसों के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। देखिए दोस्तों, 2 प्रकार के प्रदूषक मैंने आपको बताए थे। एक तो प्राथमिक प्रदूषक जो वातावरण में स्रोतों द्वारा डायरेक्ट उत्सर्जित होते हैं, डायरेक्ट उत्सर्जित होते हैं। और कुछ ऐसे प्रदूषक होते हैं जो डायरेक्ट उत्सर्जित नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो लोग कैसे प्राप्त होते हैं, कुछ विधियां होती हैं उसकी। जैसे कि देखिए, स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसों के, अब स्वचालित जो वाहन होते हैं है ना, मोटर गाड़ी, उनसे जो गैस निकलती है उनसे देखिए, उनसे प्राप्त हो रहा है ये चीज। ठीक है, गैसों के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। देखिए, गैसों के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा, इसका मतलब ये है कि ये जो है उस स्रोत से डायरेक्ट प्राप्त नहीं हुआ है, इस स्रोत से डायरेक्ट उत्सर्जित नहीं हुआ है। इसका मतलब द्वितीयक जो आपका उत्सर्जक है, प्रदूषक है, उसको पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो डायरेक्ट वाला है ना, प्राथमिक क्या बोला जाए प्रदूषक है।
और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राथमिक वायु प्रदूषक है। और ये भी देखिए कोयला के जलाने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, आपको पता होगा। और ओजोन, देखिए दोस्तों O3 मतलब ओजोन एवं पेन। और पेन का मैंने आपको बताया था फुल फॉर्म, मुझको कमेंट कीजिएगा अगर आपको याद होगा तो। और ओजोन जैसे ही आपको दिखा तो आपको याद आ गया होगा कि ये जो इसको मैं पढ़ा चुका हूं, ये द्वितीयक प्रदूषक है। और इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि यही हो सकता है आंसर हो, क्योंकि मीथेन को भी आप लोग देख रहे हैं कि मीथेन तो बहुत सारे स्रोत हैं मीथेन के, जिनको मैंने आपको बता चुका हूं और बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो डायरेक्ट उत्सर्जित होता है वायु में, ठीक है, या वायुमंडल में, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ओजोन, ठीक है, ओजोन और पेन ये दोनों क्या हैं, द्वितीयक प्रदूषक हैं। और यही गैसों के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा, ठीक है, प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से 83 का भी आपका जो है सी सही हो गया। और आगे के प्रश्न में हम लोग चलते हैं। आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते जा रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण से, और मैं जानता हूं कि आपको आगे बहुत काम आने वाला है आपके पेपर्स में, तो बिल्कुल ध्यान से इनको याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, आपका 83वां प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब 84वां प्रश्न में हम लोग आ गए हैं। और दो बड़ी घटनाएं जिन्हें MIC, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मिथाइल जो आइसोसाइनेट का जो स्त्राव हुआ था ना दोस्तों भोपाल में, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तथा चिर्नोबिल त्रासदी, है ना, त्रासदी मतलब होता है ट्रेजेडी या दुखद घटना, ठीक है, नाम से जाना जाता है। कहाँ व कब घटित हुआ, ठीक है, तो कहाँ और कब घटित हुई ये बात हमको बतानी है। MIC और चिर्नोबिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तो दोनों को एक साथ पूछ लिया है, इसमें UPPSC में आए हुए हैं आपके मेन में, और मेंस में अक्सर करके ऐसे प्रश्न आते हैं, चाहे CGPSC ले लें या चाहे UPPSC ले लें, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ये जो प्रश्न हम लोग कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, और इसलिए आपको बहुत ध्यान से सभी को याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, आपसे पूछा हुआ है कि मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, और चिर्नोबिल की जो घटना है कहाँ व कब हुई, ठीक है। डायरेक्ट आपसे चिर्नोबिल के बारे में पूछ लेता है कभी कभी कि चिर्नोबिल की जो महान त्रासदी वाली घटना है कहाँ हुई है करके, है ना, और कब हुई है करके भी पूछ लेते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका जो दिया हुआ है ये ऑप्शन देखिए, भोपाल 1984 बोल रहा है, यूक्रेन 1990, तो ये देखिए यूक्रेन वाला गलत हो गया, ठीक है, यूक्रेन में तो हुई है लेकिन 1990 में नहीं हुई है, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही है, भोपाल में 1984 में हुआ था और यूक्रेन में आपके 1986 में हुआ था, ठीक है। तो याद करना आपके लिए आसान है, सिर्फ 2 साल के अंतर में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं विश्व में, और बहुत बड़ी घटनाएं थी। नाभिकीय घटना है ये, जो आपका यूक्रेन वाला है ना दोस्तों, ये चिर्नोबिल में हुआ था, बहुत ही भयानक घटना थी, नाभिकीय दुर्घटना कहा जाता है इसको, और ये यूक्रेन में हुआ था 1986 में। और भोपाल का तो आपको पता ही है कि मेथिल जो आइसोसाइनेट जो गैस है वो उसका स्त्राव हो गया था, जिससे भारी मात्रा में जनधन की हानि हुई थी, और बहुत ज़्यादा अब लोगों को परेशानी हुई थी। तो बहुत बड़ी बातें हैं, इसलिए पूछा जाता है अक्सर, तो याद रखिएगा। और 85 नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए, ये भी एकदम गजब का प्रश्न है, और आपके 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। जो DDT होता है ना दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको इसकी कहानी, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। DDT की सांद्रता का उच्चतर पोषण स्तरों में बढ़ता संग्रह कहलाता है, ठीक है। DDT एक खतरनाक जो क्या बोला जाए दोस्तों, इसको एक दवाई है ना, इसका छिड़काव किया जाता था पहले। इसका छिड़काव देखिए मच्छरों को मारने के लिए भी किया जाता था, ठीक है, और जो पशुओं को भी इसका इंजेक्शन लगाया जाता था। तो बहुत ज़्यादा
परेशानी जब होने लगी तब इसको बैन किया गया है। तो एक्चुअली होता क्या है कि उच्चतर पोषण में जैसे जैसे डीडीटी जैसे कोई खा लिया, ठीक है, डीडीटी मतलब जैसे अब कोई तो नहीं खाएगा, लेकिन जानवरों में जैसे लगाया जाता है उसके इंजेक्शन, मान लो की बात, या जैसे अपन बोले कि मच्छरों बहुत हाई लेवल के हाई लेवल के पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा 86वां प्रश्न, और निम्न में से किन्हें वाहित मल उपचार के काम में लाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे गटर में जो वाहित मल बहते रहते हैं ना, उसके उपचार में इनमें से कौन सा काम में लिया जाता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन तो बड़े गजब के हैं, सारे प्राकृतिक चीज हैं, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है। और एक आप लोग देखिए ऑप्शन में नील हरित शैवाल, ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है नील हरित शैवाल। इसी को इंग्लिश में अगर बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। कवक, ठीक है, कवक जो आपका फफूंद होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको कवक भी बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, फंगई बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, फंगी बोलते हैं। तो बहुत सारे उसके नाम हैं, अपन उसको याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये जो मैंने बताया फंगी, फंगस, ये सब क्या है, इंग्लिश के नाम है इसके, और हिंदी में इसको बोला जाता है कवक और फफूंद, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और समस्त पौधे, सी ऑप्शन क्या है, समस्त पौधे। और डी क्या है, एक कोष की हरित शैवाल। तो कई बच्चों को तो ऐसा लगता है कि समस्त पौधे जो है इसका उपचार करते होंगे, इसलिए सी ऑप्शन अक्सर करके बच्चे लगा देते हैं जो लोग नहीं पढ़े होते हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे पढ़ाकू योद्धा इनमें से कौन सा लगाएंगे, एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशीय या एक कोशिकीय हरित शैवाल, यही जो होता है इसका ही वाहित मल जो उपचार के काम में लाया जाता है, ठीक है, वाहित मल उपचार के काम में लाया जाता है। और याद रखिएगा एक कोशिकीय या एक कोशीय हरित शैवाल, ठीक है दोस्तों। चले आगे। और 87 जो है, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है। तो भय तो है, सबको पता है, थोड़ा सा भय हो गया है। और बहुत ज्यादा परेशानी तब हुई जब वनों के कटाव को नियंत्रण नहीं किया जा सका, है ना, वनों के कटाव को नियंत्रण नहीं किया जा सका, और लगातार वनों का कटाव होते जा रहा है। तो इसी को सबसे भयानक माना जा रहा है, क्योंकि वन कई प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं, और वन ही नहीं रहेंगे तो फिर रक्षा कौन करेगा। तो ये दिक्कत हो रही है। और पहला ऑप्शन आपको इसीलिए दिया हुआ है, वनों के कटाव के कारण, विकिरण के कारण। तो विकिरण भी समस्या है एक प्रकार की, और बहुत बड़ी समस्या भी हो जाती है कई बार तो। लेकिन अपन इसका आंसर देखते हैं कौन सा है, मरुस्थलीकरण के कारण। तो मेरी बातों से आपको लगा होगा कि ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा, क्योंकि वनों का कटाव बहुत बड़ा सच में प्रभाव है, और इसके कारण बहुत सारी समस्या हो रही है दुनिया में। मैं एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि वनों के कटाव को रोके जाने का प्रयास किया जा रहा है बहुत ज्यादा, और वन भी लगाए जा रहे हैं, इसलिए इस कारण को नहीं लिया जा रहा है ना, आंसर में नहीं लिया जाएगा। और सबसे बड़ा खतरा किससे है अभी सबसे बड़ा खतरा है विकिरण से। जो नाभिकीय विकिरण होते हैं और भी प्रकार के जो विकिरण होते हैं, वो बहुत बड़े खतरे हैं पृथ्वी पर जीवन के लिए, है ना। तो क्योंकि जैसे ही आपको पता होगा, हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिरा था नाभिकीय, परमाणु बम एक प्रकार का क्या है,
परमाणु बम बोल लो चाहे उसको नाभिकीय बम बोल लो, है ना, एक ही बात है। तो उससे जो विकिरण निकलता है दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है और तुरंत तो तबाही करता ही है ना। एक साथ पूरे शहरों को उड़ा देता है और एक भी बहुत कम लोग बच पाते हैं, है ना। शहरों में अगर एक शहर में अगर गिरा दिया जाए तो बहुत कम लोग बचेंगे और ऊपर से क्या होता है कि कई वर्षों तक उसका प्रभाव रहता है। तो इसीलिए पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा किससे है? नाभिकीय विकिरणों से और इसी प्रकार के और विकिरणों से। ठीक है दोस्तों, तो आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं 88वां। और निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता इसमें क्या लिख दिया है? विषाक्तता, है ना। एक्चुअली वो क्या है? विषाक्तता उत्पन्न करती है। कौन सी धातु? तो अक्सर आपको नाम याद रहता है लेड का, और लेड को ही हिंदी में सीसा कहा जाता है। और निश्चित तौर पर आपका उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि इसमें सीसा आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। देखिए सीसा दिया हुआ है ना, तो 88 का बी ऑप्शन सही है। और देखिए एनडीए में आया हुआ है 2008 में, ठीक है। ऊपर वाला आपका आया हुआ था आरएएसए में, ठीक है, आरएएस में, तो महत्वपूर्ण है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बहुत कम प्रश्नों के संग छपे हुए हैं इसमें, हालांकि बार बार रिपीट होते हैं पर्यावरण के जो प्रश्न हैं, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। 89वां। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? तो एक अलग टाइप का प्रश्न पूछ लिया है आपसे, और यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है आपका 2008 में, और गजब का प्रश्न है क्योंकि देखिए थोड़ा सा अलग ओजोन से संबंधित है, थोड़ा अलग भी है प्रश्न, तो ऐसे प्रश्नों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और कभी भी रिपीट हो सकते हैं, इसीलिए हमको ध्यान से देखना है। और आप लोग देखिए ऑप्शन मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल वाष्प। तो जहां भी ऑक्सीजन आ रहा है दोस्तों उसको तो पहले ही हटा दीजिए कि ये लोग तो बिल्कुल सही आंसर हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लोग ओजोन प्रदूषण करेंगे, और इसमें पूछा हुआ है ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता। तो ट्रोपोस्फेयर का मतलब यह है दोस्तों, जो वायुमंडल का जो सबसे निचला हिस्सा होता है ना, उसको क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। तो इसमें जो है ओजोन प्रदूषण कौन करता है? ठीक है, कौन कौन से करते हैं ये अगर हमको याद रहेगा तब तो हम लोग बता पाएंगे कि ओजोन प्रदूषण नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है? तो मैंने बताया आपको कि जो ऑक्सीजन वाले हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनको तो पहले ही हटा दीजिए क्योंकि ये लोग तो निश्चित तौर पर ओजोन प्रदूषण करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं रिएक्शंस होंगे। और ऑक्सीजन वाले हैं तो बिल्कुल ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे? O3 बना लेंगे, और O3 ही तो क्या है? ओजोन है। और जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ये तो निश्चित तौर पर ओजोन बनाता ही बनाता है। और मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं उसी के बारे में बात किया जा रहा है। नाइट्रोजन उसको हिंदी में बोलते हैं, और ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन से मिलकर जो भी वो बनाता है यौगिक, उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, या हिंदी में लिखा हुआ है नाइट्रोजन ऑक्साइड। और जलवाष्प में भी ऑक्सीजन होता है, आपको पता होगा। जलवाष्प का मतलब क्या है? H2O जो है वो किस फॉर्म में आ गई है? गैस के रूप में आ गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन तीनों से तो ओजोन प्रदूषण होगा ही होगा। लेकिन मीथेन जो है, मीथेन में तो होता नहीं है ऑक्सीजन, तो वो जो है दोस्तों वो उससे नहीं होगा ओजोन प्रदूषण। इस प्रकार से आपका 89 का ए आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आगे वाले प्रश्न में। और 90 वाला प्रश्न आपका, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? और ऐसे ही प्रश्न आपके बनते हैं, 3-4 ऑप्शन दे दिया रहता है, उसके बाद नीचे में कूट दिए रहते हैं, और गजब के प्रश्न होते हैं ये। देखते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यह पशुओं में अनुवांशिक परिवर्तन लाता है।
हाँ जी हाँ, बिल्कुल लाता है। जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है ना, एक्चुअली क्या होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण में विकिरणें निकलती हैं और विकिरणें जो है डीएनए को जाकर जो है परिवर्तित कर देती हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, आनुवांशिक परिवर्तन आ जाता है। और दूसरा देखते हैं, यहाँ मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। तो ऐसी तो बात होती नहीं है दोस्तों। ठीक है, और तीसरा दिया हुआ है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। हाँ, ऐसा काम किया जा सकता है और करता ही है। और चौथा देखते हैं, यह कैंसर पैदा करता है। तो नाभिकीय जो विकिरण है और रेडियोधर्मी जो प्रदूषण है ना, एक ही बात है। तो ये जो चीज है ये बिल्कुल निश्चित तौर पर कैंसर करता है, आपको पता है। तो 3 चीजें आपकी सही हो गई है। ऑप्शन 1 है ना, ऑप्शन जो है 1 सही हो गया है, ऑप्शन जो 3 हो गया है सही, और ऑप्शन जो है 4 सही हो गया है। इस प्रकार से आपका 1, 3 और 4 वाला ऑप्शन देखते हैं, और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 1, 3 और 4 है इसमें, बाकी जो है ऑप्शन गलत हैं। तो इस प्रकार से 90 का जो है सी सही है। और अगला प्रश्न है 91, और निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैस हैं वही जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस बात को आप लोग जानते होंगे दोस्तों। और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित गैसों के बारे में पूछा जाता है ना, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाले कारक, और इसी प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों के बारे में पूछा जाता है आपसे, और बार बार पूछा जाता है। तो इसीलिए इस प्रकार के देखिए प्रश्न आपको इस सीरीज में बहुत मिले होंगे, और क्योंकि कारण यही है कि बार बार प्रश्नों को बदल बदल कर पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इन प्रश्नों को ध्यान से बिल्कुल याद रखिएगा, और आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को तो सभी जानते होंगे कि ये जो है ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कारक है। ठीक है दोस्तों, और मीथेन को भी आप लोग जानते ही हैं। और सी दिया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड, और डी दिया हुआ है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपको पता ही है कि नाइट्रोजन ये सब काम नहीं करता, ये बेचारा अच्छा आदमी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 91 का जो है डी आंसर बिल्कुल सही है। तो इजी है, मगर अचानक आपसे अलग टाइप का प्रश्न भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन से हरित गृह गैस है। तो हरित गृह गैस आपको पहचानना पड़ेगा, और तीनों को आपको आंसर लेना पड़ेगा कि जो है ना, इसीलिए आपको तीनों याद रहने चाहिए कि ये जो तीनों हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को भी याद रखिए, ये भी क्या है, हरित गृह गैस है। ठीक है दोस्तों, तो अलग टाइप का जब प्रश्न बनेगा तब भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और 92वां जो प्रश्न है, लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं। तो किस चीज के सबसे अच्छे सूचक हैं, यह बात आपसे पूछी जा रही है। मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं, आगे चलते हैं। और 93वां प्रश्न आपका ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीपीसीएस में आए हुए हैं 2012 में। आगे चलते हैं, और 93वां प्रश्न आपका ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीपीसीएस में आए हुए हैं 2012 में। और भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। अजैविक नाम से पता चल रहा है, जिसमें है ना जीव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बैक्टीरिया तो एक प्रकार से सूक्ष्म जीव है। सवाल को भी आपको पता होगा कि एक प्रकार से उसको क्या माना जाता है दोस्तों, जीवित सोर्स है एक। ठीक है, वृद्धि होती है ना उसमें, तो उसको जीवित सोर्स माना जाता है। ठीक है, जैसे विषाणु भी क्या है, पहले तो निर्जीव रहता है, जैसे ही किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो जीवित हो जाता है दोस्तों। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों, और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें एक ही दिखाई दे रहा है, अजैविक आर्सेनिक, और आर्सेनिक ही इसका सही आंसर है दोस्तों। और आपको पता ही है कि आर्सेनिक से कौन कौन से रोग होते हैं,
और आर्सेनिक में जब जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो ब्लैक फूड नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, ब्लैक फूड नामक बीमारी हो जाती है। और क्लोराइड की अधिकता से मैंने आपको बताया था क्लोरासिस हो जाता है। ठीक है, तो सारी बातें आपको पता हैं क्योंकि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको निश्चित तौर पर पता होगा। और 94वां प्रश्न हम लोग देखें तो यह भी आपके पेपर में आया हुआ है और यूपी पीसीएस में ही आया हुआ है 2012 में। और रिपीटेड प्रश्न है सारे, कहीं ना कहीं प्रश्नों में आते रहते हैं। सीजीपीएससी में भी बहुत सारे इसमें से प्रश्न आए हुए हैं। पिछले पेपर्स आप लोग उठा के देखिएगा तो इन्हीं प्रश्नों में से, है ना। मेंस का पेपर अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत सारे आपको इसी से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे जो मैंने 100 क्वेश्चन में करा रहा हूं पर्यावरण प्रदूषण से। तो बिल्कुल आपको उन्हीं प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपको दिखाई देंगे। तो यह बताने का एक ही कारण है दोस्तों कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कवर कर रहे हैं। और 94 का जो प्रश्न है हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्ति कारक हैं। देखिए सिर्फ शब्द बदला है, ओजोन रिक्ति कारक पूछ रहा है। और इसमें देखिए सिर्फ एक ही आज तक अक्सर करके आज तक बच्चे सिर्फ इतना ही जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही जानते हैं ओजोन को हानि पहुंचाने वाले कारकों में। और यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन हैं और आपसे पूछा हुआ है कि इन तीनों में से कौन कौन से जो हैं ओजोन रिक्ति कारक हैं या ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो ऐसे जब प्रश्न आपके पेपर में आ जाएंगे अचानक से तो मुश्किल लग जाएगा दोस्तों। अगर कोई नहीं पढ़ा होगा तो उसको निश्चित तौर पर मुश्किल लगेगा। और मैं आपको बता दूं जो तीनों ऑप्शन दिए हैं तीनों ही राइट हैं दोस्तों, तीनों ही ओजोन के रिक्ति कारक हैं। अब सोचिए, जो नहीं पढ़ा होगा वो तो निश्चित तौर पर गलती करेगा, उसको तो सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही पता होगा जो कि ऑप्शन में भी है। देखिए ऑप्शन ए में देखिए केवल एक दिया हुआ है, उसी पर टिक लगाकर आ जाएगा, तो ऐसे में गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। और हेलोन्स भी क्या है, ओजोन रिक्ति कारक है। एक्चुअली जो हेलोन्स है वो क्या है, जो हेलोजन तत्व होते हैं ना दोस्तों, पीरियडिक टेबल में जो 17वें नंबर का समूह है उसको हेलोजन ग्रुप कहते हैं या हेलोजन समूह कहते हैं। और वो जो है जैसे मीथेन होता है ना, मीथेन में होता है 4 हाइड्रोजन, और 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और उसके बदले, है ना, उसके स्थान पर क्या लगा दिया जाए, एक हेलोजन लगा दिया जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, हेलोन्स कहते हैं। और यहाँ भी ओजोन रिक्ति कारक होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कभी कभी सिर्फ इसी को ऑप्शन में दे दे और पूछे आपसे कि ओजोन रिक्ति कारक या ओजोन को प्रभावित करने वाला, ओजोन को नष्ट करने वाला तत्व कौन सा है ना, या कारक कौन सा है, तो आप लोग हेलोन्स निश्चित तौर पर टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी क्या है, ओजोन को नष्ट करने वाला कारक है या ओजोन में छेद करने वाला कारक है या ओजोन रिक्ति कारक है। तो ऐसे आपको शब्दों को सिर्फ बदल बदल कर देता है और बार बार रिपीट करता है। तो इसलिए मैंने आपको सारे शब्द एक साथ आपके लिए मैंने बोल दिए। ठीक है दोस्तों। और 95 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। और यहां भी प्रश्न आया हुआ है। और वायु प्रदूषक दिया है एक तरफ दिया हुआ है प्रभावित अंग। तो इसमें से सबसे इजी चीज हम लोग पकड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पारा को, और पारा को हम लोग जानते हैं कि ये जो है इससे होता है मिनीमाता, जो कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और अब आपको पता चल गया होगा कि सी के सामने एक होना चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, जल्दी बनाने का तरीका यही होता है कि जो आपको पता है उसको तुरंत देख लिया जाए जल्दी से, और उसके सही ऑप्शन को देखकर कूट में अपन क्या करते हैं, कूट में अपन ढूंढते हैं कि कौन से में सी के सामने 1 है। तो डायरेक्ट हम लोगों को तुरंत दिखाई देगा कि 1, हाँ इसी बस में 1 है, और इतने आसानी से हम लोग तुरंत इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, है ना। और इस प्रकार से आपका 95 का डी आंसर सही है।
ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जल्दी प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। और मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एस्बेस्टॉस जो धूल है वो पेट से संबंधित है ना, हिंदी में बोले तो उदर से संबंधित रोगों के लिए जिम्मेदार होता है। शीशा आपको पता ही है बहुत खतरनाक चीज है। और इससे इससे क्या होता है, शीशा से क्या होता है दोस्तों, मुझको कमेंट करके बताइएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता ही है कि क्या करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जाकर बैठ जाता है ना, ऑक्सीजन को हटाता है और उसके साथ खुद बैठ जाता है। और ऐसे में शरीर में जो है जहर फैलने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो रक्त की धाराओं में ही तो हीमोग्लोबिन होता है ना, तो रक्त की धाराओं को प्रभावित करता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन के काम को वो क्या कर देता है, रुकावट डालता है उसके काम में। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में घुमाते रहना, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन की जगह स्वयं जाकर बैठ जाता है। और मैंने आपको बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से लगभग 300 गुना अधिक है ना प्रबल बंध बनाता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो आसानी से ऑक्सीजन को हटा सकता है हीमोग्लोबिन, है ना, इसीलिए बहुत खतरनाक है। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न में चलते हैं, 96वां प्रश्न। और यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि 2011 में आईएएस में आए हुए हैं, तो इसके वैल्यू को आप लोग समझ गए होंगे कि महत्वपूर्ण है और थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न है। और मैं आपके लिए पढ़ता हूं दोस्तों। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, और किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती क्योंकि, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ रही है मानव गतिविधियों के कारण, लेकिन वायुमंडल में क्या होता है कि जो निचले स्तर में, ठीक है दोस्तों, जो वायुमंडल के निचले भाग में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ गई ना तो बहुत परेशान कर सकती है गर्मी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है ना, आपको पता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य कारक है इसका। तो अगर निचले भाग में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई तो गर्मी से तबाही मच जाएगी। ठीक है, लेकिन नहीं बढ़ रहा है ना, नहीं बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है, तो इसके कारण को हम लोग देखते हैं। वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती है, समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, और ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। तो ध्रुवीय बर्फ जो छत्रक है क्या वायु का प्रग्रहण कर लेते होंगे? नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, वायु को वो कैसे ग्रहण करेगा, दिक्कत है ना। तो ऐसे शब्दों को देखकर इंसान, जो बच्चे हैं वो जरूर परेशान हो जाते हैं, लेकिन है बहुत इजी, है ना। और देखिए ऊपर वाला, देखिए वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती है। तो इतना हल्का तो नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इतना हल्का नहीं होता है। हाइड्रोजन को आपको पता होगा कि बहुत हल्का होता है, तो वो जो है ऊपर उठ जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीजन से भी भारी गैस है। आपको अगर पर नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि कार्बन जो डाइऑक्साइड है ना, ये ऑक्सीजन से भी भारी गैस है। ठीक है, तो भारी गैस है तो ऊपर तो जाएगी नहीं, नीचे आएगी, लेकिन उसके बावजूद निचले भाग में इसकी जो है क्या होता है, बढ़ोतरी उतनी ज्यादा नहीं हो रही है। इसका कारण मैं बताता हूं दोस्तों। जो समुद्रों में जो पादप प्लवक होते हैं ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइटोप्लैंटोस, क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंटोस, और यही सबसे गजब चीज है ना। समुद्रों में पादप प्लवक जो होता है प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं का मतलब यह है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा को ये लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। और फाइटोप्लैंटोस इतना गजब का मैं बताऊं दोस्तों चीज है, इसके बारे में प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, और इसमें इसी से संबंधित ये प्रश्न है। जो फाइटोप्लैंटोस है ना दोस्तों, ठीक है,
ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सबसे अधिक मात्रा इन्हीं से निकलती है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा जो है ऑक्सीजन की, पृथ्वी में ऑक्सीजन की सबसे अधिक मात्रा उत्सर्जित करने वाली जो पौधे हैं, एक प्रकार के पौधे ही हैं, ये समुद्री पौधे हैं, तो कौन से हैं? ठीक है, पौधे कौन से हैं? तो आपको ऑप्शन में फाइटोप्लैंक्टोस मिलेगा। सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन की इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं दोस्तों 97 प्रश्न। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? एक बार फिर से पढ़ देता हूं आपके लिए। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। सही बात है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसमें तो खतरनाक जो ऑप्शन है, प्रश्न तो इजी है लेकिन ऑप्शन खतरनाक हैं, और आपको दिखाई दे ही रहा है किस प्रकार के ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन है दोस्तों, विशिष्ट क्षोभ मंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। अब देखिए दोस्तों कितना खतरनाक ऑप्शन है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बस समझ में आ रहा है, बाकी तो सब घुमा दिया है। ठीक है, और विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। तो डरिए मत दोस्तों, ये जो खतरनाक ऑप्शन है इनसे डरिए मत, मैं बता रहा हूं। विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र, ठीक है, मतलब ध्रुवीय क्या है? अंटार्कटिका कौन सा क्षेत्र है? ध्रुवीय क्षेत्र है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में वाताग्र जो है, जो वातावरण है, ठीक है, उसका भी प्रभाव है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्लोरीन में चेंज कर देता है आसानी से, और समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति वहां पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, वहां पर ज्यादा ऊंचाई नहीं है ना, आपको पता होगा समताप मंडलीय जो ऊंचाई है ध्रुव पर उतनी ज्यादा नहीं होती है, नहीं होती है ना? मुझको कमेंट करके बताइएगा कितनी ऊंचाई पर होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है वहां पर जाना, ठीक है, वहां पर जाना, तो यही कारण है दोस्तों। और देखिए ऑप्शन ऐसे खतरनाक देता है, इसीलिए आईएएस जो है के पेपर थोड़े से कठिन लगते हैं। हालांकि अगर समझने वाला हो और समझाने वाला हो तो आसान हो जाता है। तो 97 का जो है बी बिल्कुल सही है, और व्याख्या करके जो दी गई है मैं आपके लिए पढ़ दूं क्या? पढ़ देता हूं दोस्तों एक बार, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जो ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बनों से अभिक्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, और यही क्लोरीन जो है ओजोन के क्षरण में, है ना, क्षय करने में तत्पर है और समर्थ है। तो जो कि क्या करता है, ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी है। ये देखिए दोस्तों, बता दिया ना, क्लोरीन ही क्या है, ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी है। चूंकि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ऐसा माध्यम है जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, अतः ओजोन परत में छिद्र का निर्माण करने में इनकी उपस्थिति आवश्यक है। समताप मंडलीय बादल क्या है, होते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? बादल ऐसा माध्यम है जहां क्लोरीन यौगिक, ठीक है, ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो समताप मंडलीय जो बादल हैं ये भी क्या होते हैं, इनकी उपस्थिति भी आवश्यक होती है ओजोन परत के छेद होने में। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको 98वां है, और अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं? ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या है, अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं? तो नॉर्वे तो मुख्य रूप से आपको दिखाई दे ही रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन ज्यादा हैं। ठीक है, और आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि जैसे कि दिया हुआ है 1 तथा 2। ठीक है, तो जहां पर 3 नहीं है वो तो ऐसे ही गलत हो गया। जैसे ए
और उसके बाद सभी में दोस्तों 3 हैं, तो नॉर्वे तो है ही। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो एक ऑप्शन जो मिटा हुआ सा दिख रहा है ना, वो कनाडा है दोस्तों, है ना, कनाडा है। और कनाडा भी प्रभावित है, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है, बहुत ज्यादा, मतलब अन्य देशों की तुलना में ज्यादा क्षतिग्रस्त है। तो इसीलिए इन दोनों को ही उत्तर में लिया जाएगा। और पहला और तीसरा जो है वाला जो ऑप्शन है बी, ये सही है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा आज के बाद कि नॉर्वे के अलावा कनाडा भी जो है प्रभावित है या क्षतिग्रस्त है अम्ल वर्षा से। और आपका 99 जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है दोस्तों। और देखिए आईएएस 2011 में आया हुआ है, आईएएस 2011 में। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो है सब रिपीटेड प्रश्न हैं, 2020 तक सभी रिपीट हुए हैं। और 100 प्रश्न जो मैं कराया हूं, लगभग जो 100 प्रश्न हम लोग कवर किए हैं, उनमें से सभी लगभग सारे प्रश्न उन्हीं में से आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं आगे। और दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन में उत्सर्जित होता है, ठीक है, या होते हैं। मैंने आपको पहले वीडियोस में ही बता चुका हूं कि कार्बन वाले जितने भी है ना, जितने भी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, निकलती हैं कोयले से। कार्बन, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो। क्योंकि कोयला क्या है दोस्तों, कोयला एक्चुअली है ही कार्बन, ठीक है। आपने अगर पढ़ा होगा केमिस्ट्री तो उसमें आपको पता चला होगा कि कार्बन जो है, जो कोयला जो है वो कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। तो कार्बन वाली चीजें तो बनेगी ही ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये लोग बनते ही हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में भी मैंने बताया था आपको कि इससे बनता है। तो इस प्रकार से पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वो तो आपका क्लियर हो गया कि ये दोनों बनता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं, कोयले के जलने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं। और एक दो चीजें और बताऊं आपको मैं, तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है ना। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, है ना, ये भी निकलती हैं। तो इनको भी ये अगर कभी ऑप्शन में दे दे आपको तो याद रखिएगा। और इस प्रकार से आपका जो 99 का डी ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। और अपन आगे प्रश्न पढ़ते हैं। और 100 नंबर का प्रश्न है, वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। तो रक्त धारा से संबंधित मैंने आपको बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। यही तो हीमोग्लोबिन को पकड़ लेता है ना, और ऑक्सीजन के साथ क्या बोला जाए, बंध बनाने नहीं देता है। तो यही तो वो वायु प्रदूषक है दोस्तों, ठीक है। देखिए यूपी पीसीएस 2013 में आया हुआ है। वैसे तो दोस्तों आपको ऑप्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, अब मैंने आपको उत्तर बता दिया है, मगर फिर भी देख लीजिए इस प्रश्न में ऑप्शन दिया हुआ है। ए दिया हुआ है एस्बेस्टॉस धूल, बी दिया हुआ है कैडमियम, सी दिया हुआ है लेड, और आपका उत्तर मैंने बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं 101वें प्रश्न पर। और निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। जैव सूचक पूछ रहा है दोस्तों वायु प्रदूषण का। और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि यूपीपीसीएस में 2013 में आया हुआ है और बार बार रिपीटेड होते हैं ये जो प्रश्न है। दो मिनट रुक जा बस।
और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बार बार रिपीट होते हैं ये प्रश्न। और दोस्तों इसका ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, लाइकेन है। और लाइकेन ही तो प्राकृतिक सूचक है दोस्तों, या जैव सूचक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 101 का बी। और देखते हैं 102 को, जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपर्युक्त सभी। तो यह प्रश्न भी आपका आया हुआ है और आपको पता चल गया होगा कि सभी इसके कारण हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से विश्व का तापमान बढ़ रहा है। ओजोन परत के क्षरण से पराबैंगनी किरणें ज्यादा अंदर आ रही हैं पृथ्वी के, तो इससे भी समस्या उत्पन्न हो रही है। और प्रदूषण तो जलवायु परिवर्तन का कारण है ही। तो इस प्रकार से उपर्युक्त सभी। और 102 का डी आंसर बिल्कुल सही है। और 103 पर चलते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? देखिए दोस्तों, रिपीट हो रहे हैं ना प्रश्न, और यूपी पीसीएस में आया हुआ है 2013 में। और आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। और ये है दोस्तों अमोनिया तथा ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड भी है दोस्तों, और कार्बन फ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, और डी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मेथेन। तो कंफ्यूजन है पूरा, मतलब कंफ्यूजिंग है पूरा। और अमोनिया तथा ओजोन तो आपने पहले ही काट दिया है। और कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आपको बता चुका हूं, पहले ही बता दिया है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये। और कार्बन टेट्राफ्लोराइड देकर इसने गलत कर दिया पूरा। कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, हाँ, तथा मीथेन भी है, आपको पता है। इस प्रकार से आपका 103 का डी आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 103 है इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इस प्रकार हम लोगों ने आज बहुत सारे प्रश्न सॉल्व किए। ठीक है दोस्तों, लगभग हम लोगों ने आज देखिए 82 से लेकर 103 तक चले हम लोग। तो कितने प्रश्न होते हैं आप लोग? तो 22 प्रश्न हम लोगों ने आज कवर किए हैं दोस्तों। ठीक है, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर वो लोग सब्सक्राइब कीजिएगा।